दोस्तों, हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। बीजेपी द्वारा इस बात को लेकर जिस तरह की राजनीति की जा रही थी और कहा जा रहा था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे, पर अदालत में सुनवाई के दौरान विशेष जज विशाल गोगने ने कहा कि ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में कुछ दस्तावेजों की कमी है और जब तक कोर्ट पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। यानी कि ईडी केस तो दाखिल कर लेती है पर सबूत और दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं कर पाती है। यह मामला जो 2014 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से शुरू हुआ, एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन यह केवल कोई कानूनी मामला नहीं है, यह उस बड़े सवाल को उठाता है कि क्या मोदी सरकार ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए कर रही है। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि जब तक अदालत पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। जज ने कहा कि ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में कुछ दस्तावेज गायब थे। अदालत ने कहा ईडी को पहले उक्त दस्तावेज दाखिल करने चाहिए, उसके बाद यह तय किया जाएगा कि नोटिस जारी करना है या नहीं। पिछले एक दशक में ईडी ने कई हाई प्रोफाइल मामलों में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया है, चाहे वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, जिन्हें 2024 में कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया, या फिर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। ईडी की कार्रवाइयां अक्सर विपक्षी दलों के नेताओं पर केंद्रित रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि 2014 के बाद से ईडी ने जितने भी नेताओं पर कार्रवाई की उसमें से 95% नेता विपक्ष के थे। मतलब कि विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ईडी जैसी एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने आरोप लगाया कि सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की 2000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को केवल 50 लाख में हासिल कर लिया। लेकिन कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट में खामियों को उजागर किया है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह कार्रवाई सबूतों पर आधारित है या राजनीतिक दबाव का हिस्सा है। ईडी की कार्रवाइयों का एक पैटर्न उभर कर सामने आता है। पहले विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, फिर महीनों तक हिरासत में रखा जाता है, लेकिन अंततः उन्हें जमानत मिल जाती है क्योंकि ठोस सबूतों का अभाव होता है। अरविंद केजरीवाल 2024 में उनकी गिरफ्तारी ने देश भर में हंगामा मचाया, लेकिन 5 महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई क्योंकि ईडी कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सकी। इसी तरह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी 2024 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। नेशनल हेराल्ड मामले में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। 2021 में शुरू हुई इस जांच में ईडी ने कई बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की, लेकिन चार्जशीट में कमी और कोर्ट का नोटिस जारी करने से इनकार करना इस बात की ओर इशारा करता है कि जांच में ठोस आधार की कमी हो सकती है। अब यह सवाल उठता है कि क्या ईडी की कार्रवाइयां कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हैं या विपक्ष को डराने और बदनाम करने की रणनीति है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लंबे समय से ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नेशनल हेराल्ड मामले को बदले की राजनीति करार दिया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष को डराने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। यह आरोप बेबुनियाद नहीं है।
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी नेताओं पर छापेमारी की। 2024 के चुनावों से ठीक पहले उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को भी विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखा गया। इन कार्रवाइयों का समय और लक्ष्य संदेह पैदा करते हैं। क्या यह संयोग है कि अधिकांश मामलों में चुनाव के आसपास या विपक्षी नेताओं के सक्रिय होने पर तेज हो जाते हैं? ईडी की कार्रवाइयां केवल व्यक्तिगत नेताओं तक सीमित नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती हैं। जब केंद्रीय एजेंसियां चुनिंदा तरीके से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाती हैं, तो ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को असंतुलित करता है। विपक्षी दलों के नेताओं को कानूनी प्रक्रिया में उलझाकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा सकती है। यह न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, बल्कि जनता के बीच में अविश्वास को भी बढ़ाता है। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट का फैसला एक बार फिर इस तथ्य को रेखांकित करता है कि बिना ठोस सबूतों के की गई कार्रवाइयां कोर्ट में लंबे समय तक नहीं टिक सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी कार्रवाइयों से पहले कितना नुकसान हो चुका होता है। गिरफ्तारियां और जांचों की सुर्खियां विपक्षी नेताओं की छवि को धूमिल करती हैं, भले ही बाद में वो निर्दोष साबित हो या कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाए। नेशनल हेराल्ड मामला ईडी की अन्य कार्रवाइयों पर भी यह सवाल उठाता है कि क्या भारत में केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं या राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन चुकी हैं। जब कोर्ट बार बार ईडी की चार्जशीट में खामियां पाता है और विपक्षी नेता सबूतों के अभाव में जमानत पाते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि इन कार्रवाइयों में कानूनी आधार से ज्यादा राजनीतिक मंशा हो सकती है। नेशनल हेराल्ड मामले की अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी, लेकिन तब तक यह सवाल बना रहेगा कि क्या यह कानून का शासन है या शासन का कानून है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।